हेलो स्टूडेंट्स, मेरे कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के कंक्लूडिंग पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम इसमें एक और प्रॉब्लम लेंगे और इसके बाद हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का चैप्टर इसी लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम। अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम में उसने एक रेगुलर हेक्सागन का हवाला दे रखा है। कुछ फोर्सेस हैं 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन और 60 न्यूटन के। ये 5 फोर्सेस दे रखे हैं और प्रेजेंट प्रॉब्लम बताता है कि एक एंगुलर पॉइंट से दूसरे एंगुलर पॉइंट तक ये फोर्सेस जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं और बेस को हम शो करते हैं 20 न्यूटन फोर्स से। अब ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल्स सेम रहते हैं और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स रहता है 2n + 4 × 90 और हेक्सागन की साइड्स हुई आपकी 6, तो ये हो गया आपका 12 - 4 × 90 दैट इज इक्वल टू 720 डिग्री। आपके सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आ गया 720 डिग्री। आपका सिंगल एंगल हो जाएगा आपका 1 एंगल। ईच एंगल इज इक्वल टू 720 डिग्री बाय 6 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आपका एक एंगल हो गया आपका 120 डिग्री और बाकी सारे एंगल्स भी 120 डिग्री है। रेगुलर हेक्सागन में सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो एक एंगल आप 120 डिग्री का बना लीजिए। ये एंगल 120 डिग्री दे दीजिए, इसको मान 120 डिग्री। अब अदर एंगुलर पॉइंट्स तक इनके जो लोड जा रहे हैं, तो दूसरा लोड आपका जाएगा, इसको टोटल 5 लोड है, तो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और ये 120 डिग्री गिवन है। आप साइड्स को जोड़ दीजिए। ये आपका रेगुलर हेक्सागन बन गया और ये आपके फोर्सेस बन गए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप सिंपल जो मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको फार्मूला दे रखा है उससे आप समेशन ऑफ H निकाल दीजिए और समेशन ऑफ V निकाल दीजिए, रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल दीजिए और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल दीजिए। आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले समेशन ऑफ H, यहाँ पर लोड्स की वैल्यू भी देना है 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। तो समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 20 cos 0 प्लस 30 cos 30 प्लस 40 cos 60 प्लस 50 cos 90 प्लस 60 cos 120 दैट इज इक्वल टू 36 न्यूटन। सिमिलरली आप निकाल दीजिए समेशन ऑफ V, 20 sin 0 प्लस 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120 दैट इज इक्वल टू 151.6 न्यूटन। ये तो हो गए आपके एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब आप रिजल्टेंट निकाल दीजिए। R अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ H स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 151.6 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ and that is equal to 155.8 न्यूटन। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H that is equal to 10 इनवर्स 151.6 अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू 76 डिग्री 39 मिनट्स। आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम और वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम दोनों पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्टेंट भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल लामी थ्योरम के और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम लोगों ने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। और आपसे मैंने पहले भी पूछा था कि रिजल्टेंट क्यों निकाला जाता है। रिजल्टेंट इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब इक्विलिब्रियम माना क्या, आइए हम समझते हैं लेक्चर के अगले पार्ट में, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। जो एक रिजल्टेंट होता है, आप समझिए जैसे ये हमारा कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब ये बॉडी मूव नहीं हो रही है। अब ये बॉडी अगर मूव नहीं हो रही है, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ये बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। अगर इस पे हम बहुत सारे फोर्सेस लगवाएं, जैसे मान लीजिए एक उंगली मेरी एक फोर्स है, ये दूसरी उंगली मेरा दूसरा फोर्स है, तीसरी उंगली मेरा तीसरा फोर्स है, ये बहुत सारे फोर्सेस लगाएं तो बहुत सारे फोर्सेस भी बॉडी को मूव कर रहे हैं। अगर ये सारे फोर्सेस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक रिजल्टेंट से भी शो किए जा सकते। मान लीजिए हमारा रिजल्टेंट हो गया और ये इसको मूव कर रहा है। अब ये चारों पांचों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट हो गया और इस बॉडी को मूव कर रहा है। अब ये बॉडी मूव इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर हम चाहें कि इस फोर्स के एक्शन से ये बॉडी मूव ना करे, तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये दोनों अगर फोर्सेस अगर काम करेंगे तो आप देखेंगे बॉडी मूव नहीं कर रही है। मेरा लेफ्ट हैंड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस है और मेरा राइट हैंड जो है इक्विलिब्रेंट है, जो रिजल्टेंट का हमेशा अपोजिट रहता है और इक्वल रहता है। तो इक्विलिब्रेंट और रिजल्टेंट ये दोनों चीजें हमारे काम की है। रिजल्टेंट जो है फोर्सेस के डायरेक्शन में रहता है और इक्विलिब्रेंट जो है वो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, और दोनों के एक्शन से हमारा जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इसको हम अगर दूसरी भाषा में बोलें या दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यही हमारा इक्विलिब्रियम का मतलब है। और इक्विलिब्रेंट एक ऐसा फोर्स जो मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट के बराबर हो, लेकिन उसका डायरेक्शन रिजल्टेंट के एकदम अपोजिट हो। वही इक्विलिब्रेंट की वैल्यू देखने के लिए हम रिजल्टेंट निकालते हैं और अपने सिस्टम ऑफ फोर्स को उतने इक्विलिब्रेंट से बैलेंस करके हम लगाते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन और इक्विलिब्रेंट का डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या है। हमारे इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है कि हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई फोर्स लेफ्ट से राइट लग रहा है, कोई दूसरा लेफ्ट से राइट लग रहा है, तीसरा लेफ्ट से राइट लग रहा है, ये लग रहा है F1, F2, F3, F4, F5, F6, तो मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 माइनस F4 माइनस F5 माइनस F6 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब सारे लेफ्ट वर्ड फोर्सेस एंड सारे राइट वर्ड फोर्सेस का अगर अलजेब्रिक सम आ जाए तो वो जीरो के बराबर होगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की। हमारा इक्विलिब्रियम का दूसरा कंडीशन है कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, चाहे वो अपवर्ड एक्ट कर रहे हो चाहे वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हो, उन सब का अलजेब्रिक सम भी हमारा जीरो आना चाहिए। जैसे अगर हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस में कुछ फोर्सेस V1, V2, V3, V4, V5, V6 इस प्रकार से लग रहे हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड सो ऑन। तो इन सब का अलजेब्रिक सम भी हमारा जीरो आना चाहिए। कैसे, देखिए, V4 प्लस V5 प्लस V6 माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू जीरो। सारे हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ H इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो मिलजुल के कहलाती है कि सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम हमारा जीरो होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं समेशन F इज इक्वल टू जीरो। समेशन F इज इक्वल टू जीरो मतलब समेशन ऑफ H इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो कलेक्टिवली कॉल्ड एज समेशन ऑफ F इज इक्वल टू जीरो। और ये इक्वेशन कहलाता है हमारा फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और तीसरी कंडीशन है हमारा इक्विलिब्रियम का
कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0. समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. नाउ समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. अब मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर किसी पॉइंट एक हमारा कोई फोर्स लग रहा है आपका, ये मान लीजिए कोई हमारा फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है F, और इस पॉइंट पे हमको मोमेंट चाहिए. मान लीजिए ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो फोर्स इंटू r इज इक्वल टू मोमेंट. इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर. न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट और डिस्टेंस का यूनिट हमारा रहता है मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर. तो इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन मीटर या न्यूटन सेंटीमीटर और न्यूटन सेंटीमीटर. अब समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0. तो मोमेंट जो हमारे रहते हैं या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करते हैं. मोमेंट को समझने के लिए आप ये पेन देख सकते हैं मेरे पास जो है. पेन का जो भी रोटेशन हम करें, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हमारा पेन फिक्स है और इस पॉइंट पे अगर हम कोई भी लोड लगा रहे हैं, तो आप देखिए पेन मूव नहीं कर रहा है, बट एक ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है पेन में. कोई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चीज ले लें हम, ये मान लीजिए आप देखेंगे इसको अगर आप यहां पर लोड लगाते हैं तो ये रोटेट होता है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है बट रोटेट करता है. अब अगर रोटेट करता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज. हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, और दोनों किसी भी इक्विलिब्रियम फोर्स के लिए इक्वल होना चाहिए, है ना. सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स. ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई. चौथी कंडीशन है हमारा इक्विलिब्रियम की कि अगर हम कोई भी फोर्सेस को किसी पॉलीगन की आर्म से शो करें तो वो पॉलीगन क्लोज्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे, तब जाके वो हमारा फोर्स सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में कहलाएगा. तो ये हमारी चारों कंडीशंस इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. ये जो चौथी कंडीशन है हमारी पॉलीगन की आर्म्स वाली, ये हमारी ग्राफिकल कंडीशन है. और जो हमारी तीसरी कंडीशन थी समेशन m इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम पे. अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास 4 प्रिंसिपल हैं. एक होता है 2 फोर्स प्रिंसिपल, एक होता है 3 फोर्स प्रिंसिपल, एक होता है 3 फोर्स पैरेलल प्रिंसिपल और एक होता है 4 फोर्स प्रिंसिपल. पहला है 2 फोर्स सिस्टम. 2 फोर्स सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर कोई 2 फोर्सेस हैं, वो इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन उनका अपोजिट हो, तो उसको हम बोलेंगे 2 फोर्स प्रिंसिपल का इक्विलिब्रियम. जैसे मान लीजिए F1 है एक फोर्स, पॉइंट O पे एक्ट कर रहा है, और F2 फोर्स है, वो भी पॉइंट O पे एक्ट कर रहा है, और सच दैट कि F1 इज इक्वल टू F2 बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो इसको हम बोलेंगे 2 फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अब दूसरा सिस्टम है हमारा 3 फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम. 3 फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि कोई भी 3 फोर्सेस हमारे एक पॉइंट पर एक्ट करें. मान लीजिए 3 फोर्सेस हैं F1, F2 और F3, और एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट O पे एक्ट कर रहे हैं. तो 3 फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब किन्हीं भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थर्ड फोर्स रहेगा. यानी F1 और F2 का अगर रिजल्टेंट F3 के अपोजिट है और F3 के इक्वल है, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में.
अगर F2 और F3 का रिजल्टेंट F1 के अपोजिट है और F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर F3 और F1 का रिजल्टेंट F2 के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में F2 के बराबर है तो ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। हमारा तीसरा सिस्टम है 3/4 नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आइए अब देखते हैं इसमें क्या कंडीशन लगती है। मान लीजिए हमारे 3 फोर्सेस हैं और वो कॉन्करेंट नहीं है। F1 फोर्स A पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, F2 फोर्स B पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, F3 फोर्स C पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो ये तीनों कॉन्करेंट नहीं है, तो हमारा तीसरा सिस्टम है 3/4 नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। अब यहां पर हमारा जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, आप देख रहे हो कि यहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर 0 रहेगा और वर्टिकल फोर्स है तीनों और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमारा समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, मतलब F1 प्लस F3 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। H हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो उस केस में ये कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, आइए देखते हैं। यानी इसकी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। जबकि कॉन्करेंट सिस्टम में क्या था कि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, तो उन सबके मोमेंट किसी भी पॉइंट पे बराबर आ रहे थे, तो समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 ऑटोमेटिक बन जाता था। यहां पर समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। देखिए, टेकिंग मोमेंट अबाउट A, ma is equal to F1 into 0। A पे मोमेंट ले रहे हैं, फोर्स A है, F1 है, F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से 0 है, तो ये आपका मोमेंट 0 हो जाएगा, प्लस F2 into AB। F2 फोर्स आप देखिए A पॉइंट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप इसको देखिए, यहां से आप देख लीजिए, आप इस पेन को यहां से अगर खींचेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। सेम है ये बीम आपका, अगर F2 पॉइंट B पॉइंट से आप इसको नीचे करेंगे तो ये रोटेट होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमने लिया F2 into AB। AB डिस्टेंस आपका, क्योंकि अपन मोमेंट A के अबाउट ले रहे हैं, तो डिस्टेंस A से AB, F2 into AB। अब आप C पॉइंट पे देखिए, C पॉइंट का जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट क्रिएट कर रहा है। आप ये पेन को देखेंगे, यहां से आप इसको ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे तो रोटेट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो माइनस F3 इंटू AC। ये कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगी, इसको आपको 0 लाना पड़ेगा। ये 0 तब आएगा जब आप F2 इंटू AB इज इक्वल टू F3 इंटू AC लाएंगे। जब तक F2 इंटू AB और F3 इंटू AC नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमको जरूरी है कि कुछ ऐसा फोर्स या रिजल्टेंट लगाएं सच दैट कि ये दोनों आपके मोमेंट्स इक्वल हो जाए। तो ये है हमारा तीसरा, जिसमें 3/4 नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। अब हम आते हैं हमारे चौथे इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए, जिसको हम बोलते हैं 4 फोर्सेस सिस्टम विच शुड बी इन इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कोई 4 फोर्सेस है हमारे पास, F1, F2, F3, F4। तो ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि ये सिस्टम ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब किन्हीं भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट बाकी 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में एकदम अपोजिट होगा। जैसे मैंने F1 और F2 है, अगर F1 और F2 का हम रिजल्टेंट लें तो दैट रिजल्टेंट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F4। सिमिलरली अगर हम F1 और F4 का रिजल्टेंट लें, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। अगर हम F4 और F2 का रिजल्टेंट लें
तो इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्ट डेटा F1 एंड F3। इस तरीके से ये हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स काम करता है। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई शंका है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको चाहते हैं कि आपके अपडेट्स आते रहें, आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिले, तो आप मेरे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इमीडिएट जैसे ही मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, जिससे कि हमको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। कीप वॉचिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.